श्रीनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त एकदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूर्व कक्षा में हम लोग कुछ ग्रह युद्ध के बारे में एवं ग्रह कब अस्तंगत होता है एवं चंद्रमा के साथ पंचतारा ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि पंचतारा ग्रहों का जो समागम होता है उस समागम के विषय में चर्चा किए थे। क्योंकि लगभग जन्म कुंडली का फलादेश परस्पर ग्रह संबंध से ही हम लोग करते हैं, इसलिए वो विषय पूर्व कक्षा में हम लोग चर्चा किए हैं। और कोई भी योग बनता है तो जैसे अमला कीर्ति योग व सुनफा नफा दुर्धरा योग व वैशी वैशी उभयचर योग व पंच महापुरुष योग हम लोग जो पढ़े हैं, रुचक भद्र हंस मालव्य शशक, प्रकार की योगों के बारे में जो हम लोग चर्चा करते हैं जन्म कुंडली फलादेश देखने के लिए, वो ग्रहों का परस्पर का एक संबंध है। संबंध कई प्रकार की संबंध हो सकता है, जो दृष्टि संबंध एवं स्थान विनिर्मय संबंध व सहवास संबंध, एक साथ मिलके बैठ जाने से सहवास संबंध होता है, अथवा केंद्रस्थ संबंध, त्रिकोण संबंध, इस प्रकार कई संबंधों के बारे में हम लोग चर्चा भी किए हैं। ग्रह परस्पर संबंध का विचार आज कुछ 8वां श्लोक एवं 9वां श्लोक 8 एवं 9 श्लोक लघु पाराशरी योगाध्याय का हम लोगों को आज चिंतन करना है। प्रथम प्रसंग यह है, यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवेशेताम तमो ग्रहो नान्ये नाथे नान्यतरेणापि संबंधात योग कारको। और एक बार परिष्कार करें, यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवेशेताम तमो ग्रहो नाथे नान्यतरेणापि संबंधात योग कारको। ये तमो ग्रहो राहु केतु, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो अंधकार व छाया ग्रह है वो राहु है, केतु है। ये छाया उत्पन्न होते हैं चंद्र विमंडल और क्रांति वृत्त के संपात से। पूर्व संपात को हम लोग राहु मानते हैं एवं क्रांति चंद्र विमंडल यो पश्चिम संपात केतु। सूर्य सिद्धांत में व सिद्धांत ग्रंथों में प्रतिपादन किया गया है राहु केतु क्या है क्या नहीं। कोई बिंबात्मक ग्रह ये दोनों नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह है। ये क्या है? दोनों की दोनों छाया ग्रह है। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, क्योंकि संपात से उत्पन्न होने वाला छाया, जैसे ग्रह मार्गी गति में, हम लोग चंद्रमा तो हमेशा मार्गी गति का है, इसलिए चंद्रमा यदि आगे आगे चलेगा उसका जो वृत्त का संपात है, जो छाया उत्पन्न हो रहा है वह पीछे पीछे होगा। जैसे एक मनुष्य, हम लोग धूप की ओर सूर्य की ओर जब चलते हैं, हमारे अपोजिट साइड में विरुद्ध दिशा में हमारा जो शरीर का छाया है वो अपोजिट साइड में गिरती है और हम अपने छाया की ओर नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार मतलब छाया हमारा विरुद्ध भाग में, हम यदि सूर्य की ओर मुख करके चलें, आगे आगे पूर्व की दिशा की तरफ चलेंगे, तभी हमारा छाया जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ चलेगी। उसी तरह जो चंद्र विमंडल का संपात है, उस संपात से जो छाया उत्पन्न हो रहा है, उस जिस छाया को हम लोग राहु एवं केतु के नाम में जानते हैं, वह क्या है? वक्री है, उल्टा चलता है। और वक्री होने के कारण ये बिंबात्मक ग्रह नहीं है, छायात्मक ग्रह हम लोग उसको मानते हैं। इसीलिए ये जिसके साथ मिलके राहु केतु मिलके बैठते हैं, अथवा जिस घर में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ संबंध बनाएंगे और जिस भाव में बैठेंगे, उसी के अनुरूप वो फलप्रद रहते हैं। एवं शनिवत राहु
केतु भौमवत मंगल के जैसा भौमवत केतु का फलादेश किया जाता है शास्त्र में। राहु का जब प्रसंग व राहु का फलादेश की हम लोग चर्चा करते हैं, वो शनि के जैसा फलप्रद रहता है। मतलब शनि वायु कारक ग्रह है, इसलिए हम लोग राहु को भी वायु कारक ग्रह के रूप में मानते हैं। एवं मंगल अग्नि तत्व कारक ग्रह है, तो केतु को भी अग्नि तत्व कारक ग्रह के रूप में हम लोग मानते हैं। राहु जहां उच्च होता है केतु वहां नीच, केतु जहां उच्च होता है राहु वहां नीच, क्योंकि राहु से सप्तम स्थान में हमेशा केतु बैठता है। एक दूसरे के सप्तम भाव में बैठते हैं। उस कारण से जो राहु केतु के फलादेश हम लोग जब विचार करते हैं, कोई कोई किसी किसी दैवज्ञ के द्वारा, जैसे भुवन दीपक ग्रंथ में बताया गया है, राहु उच्च राशि बुध का जो स्वगृह है मिथुन राशि है, वह राहु का उच्च राशि है। राहु कन्या गृहम प्रोक्तम, मतलब राहु कन्या राशि उसके लिए राहु का स्वगृह ही है, एवं मिथुन राशि उसका उच्च राशि है। मिथुन राशि में उच्च होगा तो उससे सातवें राशि जो धनु राशि है वो राहु के लिए नीचंगत राशि है। उसी तरह उसका अपोजिट केतु के लिए है विचारणीय विषय। इसका अर्थ केतु के लिए हो जाएगा फलदीप सॉरी भुवन दीपक ग्रंथ में पद्म प्रभु सूरी, दैवज्ञ पद्म प्रभु सूरी वो कहते हैं, वहां प्रतिपादन किए हैं, वो प्रश्न ग्रंथ है भुवन दीपक ग्रंथ। राहु कन्या गृहम प्रोक्तम राहुचम मिथुनम स्मृतम, ये एक श्लोक है वहां। उसी के अनुसार राहु का जो स्वराशि है वह कन्या राशि है, एवं जो उच्च राशि है वह मिथुन राशि है। जिस राशि में राहु उच्च होता है उसके ठीक अपोजिट, मतलब उसके सातवें राशि में केतु उच्च होता है। जैसे राहु यदि मिथुन राशि में उच्च होगा, उसके सातवां राशि जो धनु राशि है, धनु राशि में केतु उच्च होगा। तो केतु नीच कहां होगा? ना मिथुन राशि में। राहु नीच कहां होगा? ना धनु राशि में। ये परस्पर अपोजिट है। इसलिए हम लोग जब फलादेश करते हैं उसमें राहु महादशा में जिसका केतु का अंतरदशा चलता है उसके लिए अशुभ फल कथन हम लोग कहते हैं, अच्छा समय नहीं है। राहु महादशा केतु अंतरदशा, अथवा केतु महादशा राहु अंतरदशा, क्योंकि राहु केतु में मित्रता नहीं है, इसीलिए आधा किया गया है। उसके संपूर्ण शरीर को पौराणिक कथा में क्या किया गया है ना, आधा किया गया है। कुछ अर्धभाग में विष रह गया और कुछ अर्धभाग में अमृत रह गया। इसीलिए केतु को हम लोग देवताओं के पक्ष मानते हैं, एवं राहु को दैत्य व राक्षसों के पक्ष मानते हैं। देवताओं के पक्षधर मतलब जैसे देवता के ग्रह जो होते हैं मंगल, बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्रमा, ये सब देवताओं के पक्ष के हैं। इसलिए केतु इन चारों के साथ मित्रता निभाते हैं। केतु छाया ग्रह है, केतु का मित्रता चंद्रमा के साथ हो सकता है, केतु के मित्रता विशेष मित्रता मंगल के साथ है, और केतु के मित्रता बृहस्पति के साथ भी है, और केतु के मित्रता सूर्य के साथ भी है। इसी प्रकार राहु यदि दैत्य पक्ष व असुर पक्ष में हम लोग ग्रहण करेंगे, दशा अंतरदशा फलादेश करते वक्त राहु महादशा शुक्र अंतरदशा, अथवा राहु महादशा बुध अंतरदशा,
अथवा राहु महादशा, शनि अंतरदशा, ये सब शुभ फलप्रद होगा, क्योंकि राहु के साथ शनि बुध शुक्र का मित्रता होता है। और जातक पर्यात ग्रंथ में जातक पर्यात लिखे हैं, फल दीपिका मंत्रेश्वर दैवज्ञ, जातक पर्यात, अभी भूल गया तुरंत, ठीक है, जातक पर्यात जीवनाथ झा नहीं, ठीक है, भूल गया मैं। जातक पर्यात ग्रंथ में बताते हैं दैवज्ञ, जो राहु का उच्च राशि है वो वृष राशि है, केतु का उच्च राशि वृश्चिक राशि को मानते हैं। मतलब दो मतभेद है, प्रश्न कुंडली में राहु के उच्च राशि मिथुन राशि, राहु के नीच राशि धनु राशि। और जातक शास्त्र में जो हम कुंडली प्रादेश करने के लिए जो शास्त्र को देखते हैं, उसमें विशेष करके जातक पर्यात भी है। जातक पर्यात में बताया गया है वृष राशि में राहु उच्च एवं वृश्चिक राशि में राहु नीच, इस प्रकार के प्रसंग भी हम लोगों को प्राप्त होता है। जैसे शनिवत राहु और भौमवत केतु, मंगल के जैसा केतु फलप्रद रहता है, इसलिए वृश्चिक राशि केतु के लिए उत्तम होगा। ठीक है। और विशेष करके केतु के लिए धनु राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि, मेष राशि, ये सब केतु के लिए बड़ा अच्छा राशि माना जाता है। राहु के लिए उसी तरह जो शनि का राशि कुंभ राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, ये सब वृष राशि, तुला राशि, ये सब राहु के लिए भी उत्तम माना जाता है। हाँ, वैद्यनाथ झा। हाँ सर, धन्यवाद, वैद्यनाथ, दैवज्ञ वैद्यनाथ झा, धन्यवाद, याद आ गया, वैद्यनाथ। उसका अपोजिट मीन राशि, बृहस्पति का राशि और मंगल का राशि और सूर्य का राशि, ये सब राशि केतु के लिए शुभ माना गया है। विशेष करके बृहस्पति मंगल, सूर्य का भी नहीं है, बृहस्पति के धनु मीन और मंगल के मेष वृष, ये चार राशि केतु के लिए बड़ा अच्छा राशि माना जाता है। माने लॉजिक के सिद्धांत के दृष्टि से देखा जाए तो। और हम लोग जो इसी लघु पाराशरी ग्रंथ में पढ़े हैं पहले, जो श्लोक में सिद्धांत में कहा गया है, राहु केतु जिस घर में बैठते हैं, जिसके साथ मिलकर बैठते हैं, उसी के जैसा फलप्रद रहते हैं। यहां भी उसी प्रकार की प्रसंग है। यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवेशेताम तमोग्रहो नाथे नान्य तरेणापि संबंधात योग कारको, ये संबंध बनने से योग कारक हो जाते हैं। किसके साथ संबंध ना, सोच लीजिए, राहु केतु बैठे हैं केंद्र में और त्रिकोणाधिपति के साथ मिलकर बैठे हैं। जैसे इसमें आप विचार करें तो राहु बैठा है मीन राशि में, परंतु किसके साथ मिलकर बैठा है, बुध शुक्र के साथ मिलकर बैठा है। बुध यहां केंद्र का अधिपति और शुक्र त्रिकोण का अधिपति, इसमें एक ही कोई बैठे, बुध अथवा शुक्र। बुध यदि अकेला बैठेगा और तभी केंद्राधिपति केंद्र में बैठा हुआ है, राहु के साथ मिलकर बैठा है, उससे भी योग कारक होगा। राहु का दशा अंतरदशा निश्चित शुभ फलप्रद रहेगी।
और राहु महादशा में बुध के साथ यदि युति बना रहा है, बुध का अंतरदशा शुभ फलप्रद होगा। इसी प्रकार हम लोग यदि राहु को बैठा दे वृष राशि में और उसके साथ मिलके बैठे कौन ना शुक्र, शुक्र अथवा गुरु, सोच लीजिए गुरु बैठा है। गुरु तो केंद्राधिपति है, क्योंकि चतुर्थेश सप्तमेश गुरु है, और बैठा कहाँ है ना राहु के साथ मिलके त्रिकोण में, त्रिकोण में बैठा है, केंद्राधिपति के साथ मिलके बैठा है, तो यहां भी योग उत्पन्न हो जाता है। यही नाथ अन्यंतरेण, अन्य नाथेन, अन्य नाथ मतलब केंद्र में बैठा है त्रिकोणाधिपति के साथ मिलके, त्रिकोण में बैठा है केंद्राधिपति के साथ मिलके बैठे। आप हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए, यदि राहु केतु केंद्र में होकर त्रिकोणाधीश से संबंध करता है अथवा त्रिकोण में होकर केंद्र से संबंध करता हो, तो भाग्य व शुभ फलप्रद व योग कारक हो जाता है वहां राहु अथवा केतु। केतु का भी इसी तरह चर्चा करना है व चिंतन करना है। इसमें किसी को कोई संदेह व प्रश्न नहीं है? चलिए, उसके बाद कहते हैं नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है। गुरु को बैठा दिए हैं अष्टम भाव में। शनि मंगल को बैठा दिए चतुर्थ भाव में। माने मंगल का चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। हाँ, केवल बुध नहीं है, यही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप देख लेते हैं। बुध बैठा है यहाँ और सूर्य बैठा है यहाँ, इस प्रकार की स्थिति में आप कह रहे हैं क्या फल होगा? हाँ, ठीक है। सुनिए, केवल राहु का यदि हम लोग चिंतन करें, इसी मीन राशि में शुक्र के साथ राहु मिलके बैठने के कारण राहु का अशुभ फल नहीं होगा। उसका कारण क्या है? हम लोग जब भी लघु पाराशरी के सिद्धांत को चिंतन करेंगे, राहु जिस भाव में बैठता है उसी भाव जैसा फल देता है, जिस ग्रह के साथ मिलके बैठता है उसी ग्रह के जैसा फल देता है। ये दोनों नियम हम लोग पढ़े हैं। और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं ना, यदि केंद्रे त्रिकोणे व निवेशेतम तमोग्रहु, यदि केंद्र में अथवा त्रिकोण में तमोग्रह राहु केतु बैठे हो, जैसे यहाँ केंद्र में राहु बैठा है और किसके साथ मिलके बैठा है ना, त्रिकोण अधिपति नवमाधिपति के साथ शुक्र के साथ मिलके बैठा है। और शुक्र कहाँ बैठा है ना, उच्चस्थ बैठा है, मीन राशि में उच्च होके बैठा है। तो शुक्र को स्थान बल संपूर्ण रूप में प्राप्त हो रहा है। सोच लीजिए, राहु महादशा में शुक्र के अंतरदशा, तभी निश्चित शुभ फलप्रद होगा। शुक्र महादशा में राहु का अंतरदशा, निश्चित वहां शुभ फलप्रद होगा, क्योंकि राहु शुक्र का मित्रता है। भले ही वो राहु के लिए मीन राशि अशुभ राशि हो, अशुभ राशि होने के बाद भी शुक्र के लिए उच्च राशि होने के कारण एवं शुक्र राहु में मित्रता होने के कारण एवं शुक्र एक शुभ ग्रह होने के कारण
राहु का स्वतंत्र कुछ फल नहीं रहता है, क्योंकि बिंबात्मक ग्रह वो नहीं है, छाया ग्रह है, जिसके साथ मिलके बैठेगा उसी के जैसा फलप्रद होगा। तो शुक्र के साथ मिलके बैठा है, शुक्र के जैसा फलप्रद होगा। परंतु यहां और एक मन में प्रश्न है, राहु शनिवत फल देता है, इसलिए शनि अथवा राहु मारक स्थान में रहने से मारकेश जैसा फलप्रद भी होते हैं। शनि जैसे सप्तम भाव में अथवा द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो मारक का फलप्रद भी करता है। आगे हम लोग उसका भी चर्चा करेंगे। तो राहु का जो मारकेश का प्रभाव है वो निश्चित प्राप्त होगा। मारकेश का प्रभाव एवं राहु महादशा व अंतरदशा में राजयोग का प्रभाव, ये दोनों भिन्न अर्थ है। राजा बना के कुछ अकस्मात विपत्ति में भी डाल सकता है, लेकिन राजयोग प्राप्त होगा राहु महादशा में, शुक्र अंतरदशा में, अथवा शुक्र महादशा में राहु अंतरदशा में। फिर से आपका जो प्रश्न है, यदि मंगल पापक ग्रह का पूर्ण दृष्टि शुक्र एवं बृहस्पति के ऊपर हो, यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं और मंगल को मंगल दोष लगता है चतुर्थ भाव में, एवं उस मंगल दोष कारक मंगल का पूर्ण दृष्टि शुक्र के ऊपर भी है, राहु के ऊपर भी है, तभी क्या वो दोष युक्त नहीं होगा, क्योंकि अष्टमेश मंगल है। दृष्टि संबंधित दोष उत्पन्न होगा, किसका? मंगल का। और मंगल किसके साथ मिलकर बैठा है ना? पंचमेश के साथ मिलकर बैठा है, षष्ठेश के साथ मिलकर बैठा है। तो वहां चतुर्थ भाव जो वाहन, भूमि अथवा मातृ, उस संबंधित भाव के लिए यहाँ दैन्य योग हो गया ना, तो उसके लिए हम लोग अशुभ फल का विचार निश्चित करेंगे। शनि मंगल की युति के लिए शनि मंगल की दृष्टि होने के कारण जो जितना पॉजिटिव राहु के प्रभाव होना चाहिए था उसमें रुकावट होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग एक चिंतन कर सकते हैं, एक राजा है, अच्छा व्यक्तित्व है और वो उसको राज पदवी प्राप्त हो गया, परंतु उसके जो मंत्रिमंडल में 2-3 लोग हैं जो पूरा मंत्रालय को चलाते हैं, वो बड़े दुष्ट व्यक्ति हैं और हमेशा कुछ ना कुछ प्रपंच अथवा चुगलीखोर टाइप का व कोई जाल बुनते रहते हैं, प्रपंच करते रहते हैं। तो वो अच्छा व्यक्ति जो राजा होके बैठा हुआ है, वो अपना राजकार्य को सुचारू रूप में परिचालन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। उसी प्रकार राहु महादशा में शुक्र का अंतरदशा संपूर्ण शुभ फलप्रद होगा क्या? नहीं होगा। उसका कारण क्या है ना? जो शुक्र राहु का युति सप्तम भाव में बैठा है उससे दशम स्थान, क्योंकि सप्तम भाव का दशम स्थान क्या है ना? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में ये जो शनि मंगल का युति से दैन्य योग उत्पन्न हो रहा है व अशुभ योग उत्पन्न हो रहा है, उसका संपूर्ण प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर होगा और सप्तम भावस्थ ग्रहों के ऊपर भी होगा। समझ रहे हैं ना? हरिओम। हाँ, तो इसीलिए संपूर्ण हम लोग राहु के महादशा, शुक्र के अंतरदशा में संपूर्ण शुभ फलप्रद होगा, संपूर्ण राजयोग की फल प्राप्ति होगा, ऐसा हम प्रसंग नहीं उठा सकते हैं। लेकिन आप फिर से प्रश्न करेंगे, शुक्र में शनि का मित्रता है, प्रश्न मन में आना चाहिए। राहु महादशा, शुक्र की अंतरदशा, शनि का प्रत्यंतरदशा चल रहा हो, वहां क्या शुभ फलप्रद नहीं होगा? ना होगा निश्चित। शनि तो पंचमेश है, पंचमेश षष्ठेश, षष्ठेश से में भी शनि को षष्ठेश की दोष नहीं लगता है और पंचमेश होने के कारण वो शुभ फलप्रद भी हो सकता है और राहु का मित्रता है, शुक्र के मित्रता है, तो राहु महादशा, शुक्र अंतरदशा, शनि का प्रत्यंतरदशा निश्चित शुभ फलप्रद होगा। परंतु जितना फायदा करना चाहिए उतना फायदा नहीं होगा, ये प्रश्न के उत्तर है। और से राहु महादशा में, शुक्र अंतरदशा में मंगल प्रत्यंतरदशा बहुत घातक भी हो सकता है।
राहु महादशा में, चंद्र अंतरदशा में, मंगल की प्रत्यंतरदशा और घातक हो सकता है, क्योंकि शुक्र मारकेश है, द्वितीयेश होने के कारण मारकेश है। राहु महादशा, शुक्र अंतरदशा, चंद्र प्रत्यंतरदशा, नुकसान होगा, कुछ ना कुछ परेशानी, बड़ा सा शारीरिक असुस्थता जैसे सर्दी जुकाम इत्यादि शारीरिक असुस्थता भी होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कारक ग्रह है। जल तत्व वायु तत्व मिलने से जो रोग विकार सृष्टि होते हैं वो रोग विकार सृष्टि होगा। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आप एक माइंड में चिंतन कर सकते हैं। चलिए, आज आए गए ना। चलिए, इस तरह मैंने अपना दिमाग को लगाना है, उससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मैं क्या बोलते बोलते सिद्धांतों के बारे में जब बोलता हूँ थोड़ा अधिक भी बोल देता हूँ। चलिए आगे की श्लोक देख लेते हैं। धर्म कर्माधिनेतारो रंध्र लाभाधिपो यदि तयोः, ये नान्यथा नहीं, नाथ, नाथ मतलब स्वामी अधिपति, स्वामी। हाँ, नाथे न, नाथे न मतलब स्वामी के द्वारा, अन्य तरेण, अन्य तरेण मतलब केंद्राधिपति, केंद्र में बैठा है त्रिकोणाधिपति के साथ संबंध, और त्रिकोण में बैठा है केंद्राधिपति के साथ अन्य तरेण, अन्य तरेण मतलब एक स्थान में बैठा है और दूसरे के साथ संबंध बना रहा है, राहु अथवा केतु, वहां योग कारक होते हैं। ये पूरा प्रसंग का अर्थ में बोल चुका हूं। यदि राहु अथवा केतु केंद्र में होकर त्रिकोणेश से संबंध करता है, अथवा त्रिकोण में होकर केंद्रेश के साथ संबंध बना रहा है, तब भाग्य कारक व शुभ योग व शुभ फलप्रद होता है। यही प्रश्न है। ठीक है, चले नेक्स्ट श्लोक को देख लेते हैं एक बार। नाथेन अन्यतरेण अपि संबंधात योग कारको, कौ योग कारको ना तमोग्रहो योग कारको, तमोग्रहो नाम राहु केतु, ये योग कारक होते हैं। यही है प्रसंग। ना, नाथे न मतलब स्वामी ना, स्वामी मतलब स्वामी के साथ, अन्य तरेण मतलब केंद्राधिपति, अधिपति मतलब स्वामी होते हैं ना, अन्य तरेण मतलब अन्य तरह माने एक दूसरे के साथ। जैसे अभी मैं कह रहा हूं ना, राहु बैठा है कहाँ, केंद्र में शुक्र के साथ, और शुक्र किस स्थान का अधिपति है ना, नवमाधिपति है, तो ये अन्य तरेण संबंध हुआ ना, राहु शुक्र का संबंध क्या हुआ, केंद्र में बैठा है त्रिकोणाधिपति के साथ मिलकर बैठा है, तो इसी को अन्य तरेण संबंध कहा जाता है। एक स्थान में बैठा है और दूसरे का अधिपति है, मतलब राहु बैठ जाए यहां, शुक्र बैठ जाए यहां, यहां एक तरेण संबंध है, जहां उसी स्थान का अधिपति उसी राहु के साथ मिलकर बैठा है, मतलब नवमेश राहु के साथ नवम में बैठा है। राहु यदि बैठा हो यहाँ और शुक्र यदि बैठा हो यहाँ, कहा मीन राशि में, यहाँ अन्य तरेण संबंध हो गया। उसी तरह राहु यहाँ भी बैठे, शुक्र यहाँ भी बैठे, तभी अन्य तरेण संबंध हो गया। इसके साथ मिलके बुध बैठ जाएगा तो राहु बुध का जो युति हुआ वो एक तरेण संबंध हुआ, और राहु शुक्र का संबंध जो हुआ वो अन्य तरेण संबंध हो गया। यही प्रसंग है। नाथेन मतलब स्वामी ना, स्वामी के द्वारा। क्लियर। उसके बाद कहते हैं धर्म कर्माधिनेतारु रंध्र लाभाधिपो यदि तयोः संबंध मात्रेण न योगम लभते नरः। ये बड़ा अच्छा विषय है, थोड़ा ध्यान पूर्वक इसको समझना है। क्या कहते हैं, धर्म एवं कर्म, धर्म कर्म नेतारो, धर्म भाव का अधिपति अथवा कर्म भाव के अधिपति
रंध्र लाभाधिपो यदि, मतलब नवमाधिपति जब अष्टमाधिपति होते हैं, कब होते हैं ना, यहाँ जब आपका मकर राशि होगा, यहाँ कुंभ राशि होगा। अष्टम में मकर, नवम में कुंभ राशि होगा तो क्या होगा, धर्म एवं रंध्र, रंध्र मतलब अष्टम, धर्म मतलब नवम, अष्टमेश नवमेश ये दोनों एक ही होगा, है ना। हाँ, मिथुन लग्न में और क्या हो सकता है, दोनों दशमेश और लाभेश, मतलब दशम में मकर राशि, एकादश में कुंभ राशि, ये मेष लग्न में ही होगा। ये तो दोनों संभव उसी समय में हो सकता है। तो धर्म कर्माधिनेतारो, मतलब धर्म कर्म का अधिपति रंध्र अष्टम एवं लाभ स्थान का जब अधिपति हो जाए, तयो हो संबंध मात्रेण, फिर से कहते हैं और एक लक्षण, उसको एक पक्ष में रख दें और दूसरा एक पक्ष को चिंतन करें। यदि त्रिकोणेश अष्टमेश व केंद्रेश अष्टमेश होकर एकादशेश हो तो, त्रिकोणेश अष्टमेश अथवा केंद्रेश अष्टमेश होकर एकादशेश हो तो केंद्रेश और त्रिकोणेश इन दोनों के संबंध मात्र से योगफल नहीं होता है। जैसे हम मिथुन लग्न में शनि को, अकेला शनि कोई संबंध बनाएगा तो योग कारक योग फलप्रद होगा क्या, नहीं होगा। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। उसी प्रकार कहते हैं मेष लग्न में शनि भी योग फलप्रद नहीं होगा। माने धर्म कर्माधिनेतारो, धर्म कर्म के अधिपति, धर्म कर्म कहने से यहाँ धर्म त्रिकोण और कर्म जो है वो केंद्र, त्रिकोण केंद्र के अधिपति यदि रंध्र मतलब अष्टम, लाभ मतलब आय एकादश, अष्टमेश एकादशेश, त्रिकोणेश अष्टमेश हो और केंद्रेश अष्टमेश अथवा लाभेश हो जाए, उसमें त्रिकोणेश केंद्रेश जो संबंध होते हैं, हम लोग जानते हैं केंद्रेश त्रिकोणेश के परस्पर संबंध से क्या योग उत्पन्न होता है ना, राजयोग उत्पन्न होता है, लक्ष्मी नारायण योग। परंतु यहाँ संबंध मात्र से भी, केवल संबंध से ही योग फल हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। न योगम लभते नरः, नर योग फलम न लभते, केवल संबंध से ही योग फल प्राप्ति हो जाएगा ऐसा हम लोगों को विचार वहां नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग यदि किस में मिथुन लग्न में विचार करें, हम जितना जानते हैं मिथुन लग्नाधिपति यदि बुध है, त्रिकोणाधिपति शनि शुक्र होंगे, और त्रिकोणाधिपति 1 5 9 का अधिपति परस्पर में मित्रता का संबंध बनाते हैं। लेकिन उसी स्थिति में शनि का संबंध यदि बुध के साथ हो जाए, हम लोग कहेंगे शनि बुध का युति हो गया, संबंध हो गया और शुभ फलप्रद होगा ना, ना, वो शुभ फलप्रद नहीं हो सकता है, क्योंकि शनि वहां नवमेश के साथ साथ अष्टमेश भी है, उस कारण से शनि बुध का संबंध योग फलप्रद नहीं होगा। उसी प्रसंग को आगे लेके फिर से कह रहे हैं, मेष लग्न में यदि शनि दशमेश के साथ साथ एकादश लाभ स्थान का अधिपति है, मेष लग्न में सप्तमेश शुक्र है और शुक्र के साथ यदि
शनि का संबंध हो जाए, दृष्टि अथवा युति अथवा स्थान विनिमय, किसी भी प्रकार की संबंध हो जाए सप्तमेश के साथ शनि, तो क्या योग फलप्रद होगा? शनि बात शनि शुक्र, शनि महादशा में शुक्र अंतरदशा योग फल को दिलाएगा ना? नहीं। क्यों ना? शनि दशमेश के साथ साथ वहां लाभेश भी हो, इसीलिए संबंध मात्रेण न योगम भवते लभते नरः, उस प्रसंग को हम लोगों को समझना है। इसमें कई सारे उदाहरण दिए हैं। एक प्रसंग कहे हैं, उसमें टीका में श्लोक लघु पाराशरी का नहीं है। कन्या मीना नुरुयुग्म गैर खेचरैहि, यदि कन्या लग्न हो, कन्या मीन और नृयुग्म, मीन में सूर्य बुध एवं शुक्र स्थित हो, और दशम स्थान में मंगल गुरु के साथ राहु के साथ बैठा हो, और केतु चतुर्थ भाव में स्थित हो। कन्या मीन नृयुग्म गैर खेचरैहि, कन्या लग्न हो, लग्नस्थ शनि चंद्रमा एवं मीन राशिस्थ सूर्य बुध शुक्र। यहां नीचभंग है बुध का, क्योंकि बुध मीन राशि में नीचंगत होता है। जहां बुध नीचंगत है उसी स्थान में शुक्र उच्चंगत भी होता है। शुक्र बुध में मित्रता है, इसलिए नीचभंग राजयोग होगा वहां। सूर्य बुध शुक्र ये तीनों एक साथ मिलकर बैठे हैं, और सूर्य बुध एक त्रिकोणाधिपति, दूसरा केंद्राधिपति, और शुक्र भी त्रिकोणाधिपति है। सूर्य बुध शुक्र की जो युति है वो राजयोग को उत्पन्न करवाएगा, क्योंकि दो त्रिकोणाधिपति के साथ एक केंद्राधिपति जो कि लग्नेश भी है, उसका जो सहवास संबंध है बुध सूर्य शुक्र, इन तीनों का सहवास संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। वहां केवल सूर्य के कारण बुध शुक्र अस्तंगत ना हो। यदि अस्तंगत होते हैं तब संपूर्ण शुभ फलप्रद नहीं होता है। आप बोरिंग नहीं हो रहे ना? हरिओम, ठीक है। तो सूर्य बुध शुक्र ये तीनों का जो संबंध है, इससे भी और क्या है ना, बुध को केंद्राधिपति दोष भी खंडन होगा यहां सूर्य शुक्र के साथ मिलकर संबंध बनाने से। दशम में राहु बृहस्पति मंगल की युति शुभत्व होगा या अशुभत्व होगा? ना शुभत्व होगा, जबकि मंगल शुभ स्थान का अधिपति नहीं है, अष्टमेश है और तृतीयाधिपति है, परंतु मंगल को दशम स्थान में पूर्ण दिग्बल प्राप्त होता है, और बृहस्पति उसका मित्र है। मित्र के साथ पूर्ण दिग्बल के से युक्त मंगल कुलदीपक योग को उत्पन्न करवाता है। दशमे अंगारक जस्य सजाति कुलदीपक मानसागरी में कहा गया है। और बृहस्पति भी केंद्र में रहने से और केंद्राधिपति के दोष वहां खंडन होगा, क्योंकि बृहस्पति मंगल राहु का दशम संबंध कौन बना रहे हैं? ना सूर्य बुध शुक्र। उस कारण से राहु बृहस्पति मंगल का दशम स्थान के ऊपर इन तीनों का प्रभाव रहता है, सूर्य बुध शुक्र का, जिस कारण से इनके अशुभत्व। और राहु तो मिथुन राशि में उच्चंगत होता है। उच्चस्थ राहु, भले ही ये दोनों बृहस्पति मंगल मित्र नहीं है, परंतु राहु के लिए उच्च राशि है, और राहु जिस घर में बैठता है, जिसके साथ मिलके बैठता है, उसके जैसा फलप्रद हो जाता है। इसलिए गुरु मंगल के साथ मिलके बैठने के कारण इस योग भी अत्यधिक शुभ फलप्रद योग होगा। बृहस्पति मंगल मित्र है, लेकिन राहु तो मित्रता नहीं है ना, परंतु राहु यहाँ मित्रता नहीं होने के कारण भी यहाँ शुभ फलप्रद होगा।
क्योंकि राहु मिथुन राशि में उच्चंगत होता है और राहु का एक गुण क्या है, राहु केतु जिस घर में बैठते हैं और जिस ग्रह के साथ मिलकर बैठते हैं उसी के जैसे फलप्रद होते हैं। अभी कई पूर्व कक्षा में हम लोग पढ़े हैं, यद्भावगतो यद्भावेश संयुतो तत्तत् फलम प्रबलो निवेशेताम प्रदेशेताम तमोग्रह। तमोग्रह अंधकार ग्रह राहु केतु जिस घर में बैठते हैं, जिस भाव के अधिपति के साथ मिलकर बैठते हैं उसके जैसा फलप्रद होते हैं। इसी प्रसंग में शनि चंद्र की जो युति है यह भी शुभ फलप्रद होगा, क्योंकि शनि पंचमेश है और चंद्रमा लाभेश है, षष्ठेश शनि और लाभेश चंद्रमा त्रिषणायाधिपति। ये शनि चंद्रमा एक तरफ से अशुभत्व है और यहाँ शारीरिक कष्ट को उत्पन्न करवाते हैं और दूसरे तरफ क्या करते हैं ना, सूर्य बुध शुक्र शुभ ग्रहों की दृष्टि के कारण इनके अशुभत्व भी संपूर्ण घटित नहीं होता है। तो उसके बाद भी शारीरिक कष्ट होगा, यहाँ लग्न में शनि चंद्रमा की होती शारीरिक कष्ट होगा, परंतु उसके बाद भी तीक्ष्ण बुद्धि, विद्या, कला विद्या में पारंगत और कलानिधि इत्यादि इत्यादि योगों भी उत्पन्न होगा। ये सारा चर्चा। चलिए आज की कक्षा यहीं विराम दें। हम्म हम्म हाँ हाँ हाँ, ये भी लिख सकते हैं। हाँ, इसका मैंने और भी है प्रसंग इस संदर्भ में, अगले कक्षा में मैं कहूंगा, लेकिन इसका मूल अर्थ यही है। हाँ, नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद है सबको। कक्षा हाँ।